जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो सीटेट सितंबर 2026 पेपर 2 एसएसटी के लिए है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बाकी का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9। यदि आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखा है पूरा शुरू से लास्ट तक, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आपके लिए नहीं है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7 देखा है तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, अगला प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 31 कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, बताइए। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य, गांव के सभी वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 प्लस है और मतदाता सूची में नाम है, सी की केवल गांव के पुरुष नागरिक, और डी की केवल गांव के सरपंच और पंच। तो मेरे भाई, ग्राम सभा के सदस्य गांव के सभी वयस्क नागरिक होते हैं जिनकी उम्र 18 प्लस है और मतदाता सूची में जिनका नाम है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। देखिए, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ग्राम सभा एक व्यापक निकाय है जिसमें गांव के सभी मतदाता शामिल होते हैं, जबकि ग्राम पंचायत एक कार्यकारी निकाय है जिसके सदस्य, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, प्रधान हो, मुखिया हो, उसका चुनाव ग्राम सभा के सभी सदस्यों द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस ग्राम पंचायत की, अच्छा ध्यान रखिए मेरे भाई, सरकार कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। स्थानीय सरकार, ठीक है ना, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार। मुझे याद है ये सवाल प्रीवियस में पूछा गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। मेरे भाई, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और उसके माध्यम से, ठीक है ना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। दोनों बात ध्यान से समझिए मेरे भाई, 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ जब 73वां संविधान संशोधन किया गया, 73 संविधान संशोधन हुआ तो इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था उसे लागू किया गया, इसलिए हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। इसको संविधान की सूची 11 में जोड़ी गई, ये भी बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। तो आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, बताइएगा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? मेरे भाई, क्या यह यूएसए से लिया गया, ब्रिटेन से, कनाडा से, आयरलैंड से? बताइए। ध्यान रखिए, इसको आयरलैंड से लिया गया, विकल्प डी आपका सही हो जाता है मेरे भाई। भारतीय संविधान के चौथे भाग में वर्णित है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, ठीक है ना। साथियों, यह जो पॉलिसी है राज्य के नीति निदेशक तत्व की, इसको हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है ना। और आयरलैंड जो है ना, इसे स्पेन से लिया था। बात को समझिए, जो डीपीएसपी है ना मेरे भाई, इसको हम अपने संविधान में कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। लेकिन आयरलैंड भी कहीं और से लिया था। वो कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें नीति निदेशक तत्व में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। नीति निदेशक तत्व का जो जिक्र है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद
अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में। ठीक है ना। ये सिद्धांत अन्यायिक है। ठीक है ना। क्या है? अन्यायिक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ना कि न्यायालय में बाध्य नहीं किया जा सकता इन्हें लागू करने के लिए, यानी जो डीपीएसपी है इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में बाध्य नहीं किया जा सकता कि नहीं नहीं आपको इसे लागू करना ही है, ऐसा बाध्यता नहीं है इसके पीछे। लेकिन देश के शासन में ये मौलिक है और देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं ये डीपीएसपी। ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो ध्यान रखिए मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, यानी यूएसए से लिया गया है। जो हम लोग के यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से। और हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में वर्णित है। ध्यान से समझिए, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से 51 में वर्णित है। वहीं संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है ना। अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, तो मेरे भाई यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर बात करें आपातकालीन उपबंध की, तो यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में जो भी मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके फैक्ट हैं, क्योंकि सभी फैक्ट एनसीईआरटी के किताबों से लिए गए हैं। साथियों, मैं फिर एक बार आपको बताऊं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी जो डीपीएसपी है, वह हमारे यहाँ आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड में यह स्पेन से लिया गया था। ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, यह भारतीय संविधान के भाग 4 में है डीपीएसपी की चर्चा। वहीं ध्यान रखिए, भारतीय संविधान की भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक अधिकार है और फिर 36 से लेकर के 51 के बीच में डीपीएसपी है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं, डीपीएसपी हम लोग कहाँ से लिए हैं बताइए? आयरलैंड से लिए हैं। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिए हैं और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं। तो सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होता है अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? बताइए। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, यानी जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र किसे समर्पित करता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को स्पीकर अपना त्यागपत्र समर्पित करता है। इस तरह विकल्प सी हमारा सही हो जाता है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को सौंपता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। ये दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनाव करती है। बात क्लियर हो रहा है ना। उपाध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, इनका चुनाव आर्टिकल 93 में दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ठीक है ना। साथ में स्पीकर के बारे में आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष को सामान्य मत देने का अधिकार नहीं होता है, यानी लोकसभा में आप सामान्य मत नहीं दे सकते हैं, यानी वोटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, नोट करके, लेकिन सदन में किसी भी विधेयक या किसी भी प्रस्ताव पर यदि पक्ष या विपक्ष का मत बराबर हो जाए, यानी मामला टाई हो जाए, तब क्या होगा? तब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग करता है और फिर वो मत जिसके तरफ जाता है वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। बात समझिए, देखिए, अगर मान लीजिए 8 मेंबर हैं और 4 मेंबरों ने अपना मत दिया, तो अब ये मामला टाई हो गया। अब अध्यक्ष जिधर अपना मत दे देंगे वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर हम बात करें
कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष की, तो ध्यान रखिए भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष हुए गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारतीय लोकसभा में कितनी सीटें हैं। लोकसभा की सीट कितनी है आपको ये बताना है। कमेंट करिए और कमेंट करके ये बताइए कि लोकसभा का सीट कितना है वर्तमान में। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, बताइए। मौलिक अधिकारों से, पंचायती राज व्यवस्था से, मान्यता प्राप्त भाषाओं से, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारे से। तो मेरे भाई हमने पढ़ा मौलिक अधिकार आपके भाग किसमें है, भाग 3 में है। ठीक है ना, तो ये होगा नहीं, सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मान्यता प्राप्त भाषाओं से। भाषा जो है ना, भाषा 8वीं अनुसूची में है। ठीक है ना, ध्यान रखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इनमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। जब हमारा संविधान बना तो मूल संविधान में मात्र 14 आधिकारिक भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। आइए 8वीं अनुसूची के जो भाषा हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम समझ लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं। मेरे भाई ध्यान रखिए, भाषाओं से जुड़े महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आप जान लीजिए। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। कब, 1967 में। ठीक है ना, 1967 में आपका 21वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है ना, और सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। फिर से आप समझिए, देखिए मेरे भाई, स्टार्टिंग में मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी। ठीक है ना, हमारे भारत के मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाओं का जिक्र था, लेकिन जब 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ तो सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। ठीक है ना, पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1967 में। ठीक है ना, किस भाषा को जोड़ा गया, तो सिंधी भाषा को। उसके बाद फिर संविधान संशोधन होता है 1992 में, 71वां संविधान संशोधन, 71 संविधान संशोधन होता है 1992 में, और फिर 3 नए भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है ना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, NMK। ठीक है ना, NMK, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर मेरे भाई 92 संविधान संशोधन होता है 2003 में। 92वां संविधान संशोधन कब होता है, 2003 में। फिर उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में थे 14, 15वां जोड़ा गया सिंधी को। ठीक है ना, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से कुल वर्तमान में 22 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं, ध्यान रखिए। अच्छा मेरे भाई, विकल्प डी जो था शक्ति के बंटवारे से संबंधित था, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए 3 प्रकार की सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जहां दोनों मिलकर के निर्णय ले सकते हैं साथियों, उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। अभी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी जो शिक्षा, एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है ना, किसका विषय है, समवर्ती सूची का। आपको कमेंट करके ये बताना है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय कब बना। ठीक है ना, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। तो साथियों, अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, विकल्प ए सही है। ध्यान रखिए, केवल लोकसभा। ठीक है ना,
समझ में आ रहा है? केवल लोकसभा में, ध्यान रखिए मेरे भाई, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और ध्यान रखिए, वही लोकसभा जिसे हम निचले सदन के नाम से भी जानते हैं, लोअर हाउस के भी नाम से हम जानते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और यह आर्टिकल 75 में इसका जिक्र है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, राज्यसभा आप जानते हैं अस्थाई सदन है, ठीक है ना। राज्यसभा कैसी? अस्थाई सदन है, जिसे अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहा जाता है। ध्यान रखिए मेरे भाई, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में बहुमत से पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार यानी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। अच्छा, क्या कभी ऐसा प्रस्ताव आया था कि नहीं मतलब कभी ऐसा प्रस्ताव आया है या नहीं आया है भारत में? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, पहला अविश्वास प्रस्ताव, स्वतंत्र भारत में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य जेवी कृपलानी द्वारा जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। किसने लाया था? तो जेवी कृपलानी ने। कब? तो 1963 में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि धर्मनिरपेक्षता का मुख्य सिद्धांत क्या है? धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग रखना, सभी धर्मों को समान सम्मान देना, केवल बहुसंख्यकों को धर्म को बढ़ावा देना, धर्म को निजी मामला मानना। मेरे भाई, आप, मुझे लगता है कि आप सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे। विकल्प भी सही है, यानी सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है। ध्यान रखिएगा, अगर हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं तो हम धर्मनिरपेक्षता की ओर हैं, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, जिसे पंथ निरपेक्षता का कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता, इसका मतलब ये है ना मेरे भाई कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक यानी ऑफिशियल राजकीय धर्म नहीं होगा, और वह सभी धर्मों के साथ समान दूरी और समान सम्मान यानी सर्वधर्म समभाव का भाव रखेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए, देखिए, संविधान संशोधन की अगर हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये जो शब्द हैं हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को पुख्ता करता है। सभी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जितने फैक्ट हैं वो भी सभी एनसीईआरटी से लिए गए। मेरा प्रयास है कि प्रैक्टिस सेट तो मैं कराऊं ही कराऊं आपको, साथ में उसका विश्लेषण भी करता जाऊं, ताकि एक प्रश्न से 10 प्रश्न आपके हो जाएं। बात समझ में आ रहा है ना, कि मिलान वाले अगर आ जाएं तब भी आप कर लें, कथन कारण वाले आ जाएं तब भी आप कर लें, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है? कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को स्वास्थ्य का अधिकार है, धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है, या सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह सुनिश्चित करता है कि धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है। विकल्प सी सही है, ठीक है ना। मेरे भाई, इस बात को समझिए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु के हों, उनको जाति, धर्म, वर्ण, लिंग या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना मतदान करने का समान अधिकार हो। बात क्लियर हो रहा है? ध्यान रखिए मेरे भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होने का प्रावधान किया गया है। अगर हम मतदान की आयु उम्र सीमा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष थी। जो हमारा मूल संविधान बना तो उसमें वोट देने का जो उम्र था वो 21 वर्ष था। बाद में क्या हुआ मेरे भाई, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ये साथ में आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी सीजेआई होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति या कानून मंत्री? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही है, यानी राष्ट्रपति। उनको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 में यानी ख में, भारतीय संविधान 124 के 2 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई हैं और जो भी अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल 124 का ख कहता है, बी कहता है। ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान रखिए। देखिए भारत में जो न्यायाधीशों के नियुक्ति का मामला है वो मेरे भाई कोलेजियम प्रणाली से होता है। एक कोलेजियम प्रणाली क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय की जो कोलेजियम प्रणाली का मतलब है जो वरिष्ठतम न्यायाधीशों का जो निकाय है, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीशों का जो निकाय होता है उसकी सिफारिश अनिवार्य होती है। मतलब परंपरा के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? जो उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। साथियों, मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है ना? मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ही पद की शपथ लेनी पड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, ध्यान रखिए। प्रश्न है मेरे भाई, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसको भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताइएगा मेरे भाई, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है ना, विकल्प आपका सही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। साथियों फिर से मैं आपको बता दूं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और यह जो 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। साथियों यह संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में है। ठीक है ना, और इन्हें हम सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिए हैं, मतलब सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं। साथियों अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ध्यान रखिए, मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। स्टार्टिंग में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जब फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, तो मेरे भाई उस समय मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन जब 2002 में होता है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ मेरे भाई, इसको 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मतलब हर पेरेंट्स का एक कर्तव्य है, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है ना, ये सरकार का भी कर्तव्य होगा और पेरेंट्स का भी कि बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। इसलिए वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यह न्यायोचित नहीं है, यानी इनके हनन पर अदालत नहीं जाया जा सकता, ये भी ध्यान रखना है। किसके? मौलिक कर्तव्यों के। जैसे आप मौलिक अधिकार अगर आपके हनन होते हैं तो मौलिक अधिकार के तहत आप न्यायालय जा सकते हैं और
केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य के तहत कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके तहत आप अदालत नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है, यह न्यायोचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, अगर हम मानवाधिकार दिवस की बात करें तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प ये हमारा बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। साथियों, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, यानी यूडीएचआर को अपनाया था। इसलिए 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। साथियों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो ध्यान रखिएगा, भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जो एक सांविधिक निकाय है। ठीक है ना, यह क्या है, सांविधिक निकाय है। भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना, मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक, जो कि एक सांविधिक निकाय है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये है कि, ध्यान दीजिए मेरे भाई, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, बताइएगा। विकल्प आपके सामने है। देखिए मेरे भाई, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहाँ के राज्यपाल करते हैं। विकल्प सी सही है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा की जाती है, और राज्यपाल विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए मेरे भाई। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो मुख्यमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। यदि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहे तो भी वे राज्यपाल को ही संबोधित करते हैं, ध्यान रखिएगा। और साथियों, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है, जबकि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई, भारत में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, किस वर्ष लागू हुआ। बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करें तो 2005 में लागू हुआ था। विकल्प 20 सही हो जाता है आपका। ध्यान रखेंगे मेरे भाई। देखिए, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ, लेकिन आधिकारिक रूप से मेरे भाई 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था। इसे संसद द्वारा जून 2005 में पारित किया गया था। ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो जान लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब आरटीआई का उद्देश्य है क्या। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके। इसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी से इन्फॉर्मेशन जो भी आप चाहें मांगा जा सकता है। साथियों, इस कानून के तहत किसी भी लोक प्राधिकरण से सामान्य जानकारी 30 दिनों के भीतर और जीवन स्वतंत्रता से जुड़े मामले में 48 घंटों के भीतर जवाब प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। सवाल ये है कि कोलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है। तो हमने अभी पढ़ा था, न्यायिक नियुक्ति से संबंधित है। विकल्प बी सही है आपका। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। विकल्प बी सही है। ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही है। उद्देशिका का आधार
प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था मेरे भाई। ठीक है ना। प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पर यह आधारित था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर यह आधारित था मेरे भाई। और प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके तहत इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष कहिए या धर्म निरपेक्ष कहिए, और अखंडता। साथियों, प्रस्तावना हमारा शुरू होता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे पवित्र शब्द है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? बताइए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का प्रमुख कौन होता है? तो मेरे भाई मेयर होता है, जिसे महापौर भी कहते हैं। विकल्प सी सही है। ठीक है ना। नगर निकाय का राजनीतिक और औपचारिक प्रमुख मेयर या महापौर होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी अगर बात करें मेरे भाई तो ध्यान रखिए, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से दिया गया था, जिसे 1 जून 1993 में लागू किया गया। ध्यान रखिए, शहरी स्थानीय निकायों की जो संवैधानिक दर्जा है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। ठीक है ना। और मेरे भाई 1 जून 1993 को इसे लागू किया गया। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 74वें संविधान संशोधन। अच्छा, इसको ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे संविधान के भाग 9A और अनुसूची 12 के तहत जोड़ा गया। मेरे भाई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है ना। संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 1 जून 1993 को इसे पूरे संपूर्ण देश में 1 जून 1993 को लागू किया गया। इसे संविधान के भाग 9A के अनुसूची 12 के तहत जोड़ा गया है, ये ध्यान रखिएगा। नगर निगम के प्रशासनिक कार्यों का जो प्रमुख होता है उसे नगर आयुक्त कहते हैं, जो कि एक IAS अधिकारी होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए, प्रश्न है आपका कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रोल प्ले विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं का अनुभव करने और सहानुभूति विकसित करने में मदद करने के लिए। तो विकल्प बी सही है मेरे भाई। ठीक है ना। भूमिका निर्वाह का मतलब होता है एक सक्रिय और छात्र केंद्रित यह शिक्षण रणनीति है जो छात्रों को विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक या राजनीतिक परिदृश्यों में पात्रों के दृष्टिकोण से सोचने और अभिनय करने का अवसर देती है साथियों, जिससे वे बेहतर समझ और भावनात्मक सहानुभूति विकसित करते हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षण में इसका लाभ क्या है? तो साथियों, यह विधि छात्रों की संप्रेषण कौशल, आत्मविश्वास और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाती है। इतिहास या नागरिक शास्त्र में विभिन्न सामाजिक मुद्दे जैसे असमानता या ऐतिहासिक निर्णय को जीवंत बनाने के लिए यह अत्यधिक प्रभावी है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप छात्रों में आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? बताइए। आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? तो मेरे भाई, छात्रों को प्रश्न पूछने, स्रोतों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करके। विकल्प सी सही है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा देखिए, ध्यान रखिए, हमारा जो NCF 2005 है ना, वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 इस बात पर जोर देती है शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प सी सही है, यानी सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की लगातार निगरानी करना और अंतराल को भरना, यह सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। विकल्प बी सही है आपका, ध्यान रखिएगा।
मेरे भाई सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, अच्छा ये सतत व्यापक मूल्यांकन कब होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र कैसे सीख रहे हैं, उनकी कमजोरियां क्या है, यानी लर्निंग गैप्स कहाँ है, ठीक है ना, उसका पता लगाना और समय पर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। ठीक है, ध्यान रखिए सतत का मतलब होता है लगातार, मतलब मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर होना चाहिए। व्यापक का मतलब है इसके तहत छात्र के विकास के संज्ञानात्मक के साथ साथ सहसंज्ञानात्मक यानी सभी पक्षों जैसे दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियों सबका मूल्यांकन किया जाना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। मेरे भाई ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि एक शिक्षिका लैंगिक रूढ़िवादिता पर कक्षा में चर्चा करना चाहती है, उसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री क्या होगी? तो ध्यान रखिए मेरे भाई विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी समाज में पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों के वास्तविक जीवन के साथ उदाहरण और तस्वीरों को जोड़कर दिखाना। मेरे भाई लैंगिक रूढ़िवादिता है क्या? जैसे यह धारणा कि केवल पुरुष ही बाहर काम कर सकते हैं, महिलाएं केवल घर का काम संभालती है, ठीक है ना, इसको दूर करने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरण और दृश्य सामग्री सबसे प्रभावी होती है, क्योंकि बच्चे समाज में प्रचलित भेदभाव को इससे आसानी से समझ सकते हैं और तार्किक सवाल उठा सकते हैं। साथियों, जेंडर संवेदनशीलता और लैंगिक समानता, ध्यान रखिए अगर हम बात करें मेरे भाई तो देखिए सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में शिक्षकों को ऐसी शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए जो लैंगिक समानता को बढ़ावा दें, ठीक है ना, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दें, ऐसे उदाहरण और ऐसे पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए मेरे भाई प्रश्न ये है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पहला चरण क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या होता है? तो पहला चरण होता है मेरे भाई समस्या को परिभाषित करना, मतलब पहचानना। विकल्प बी सही है, ठीक है ना। देखिए समस्या समाधान प्रक्रिया का सबसे पहला और बुनियादी चरण होता है समस्या को स्पष्ट रूप से पहचानना, परिभाषित करना। जब तक समस्या ही स्पष्ट नहीं होगी तब तक आप उसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ा ही नहीं सकते। मेरे भाई समस्या समाधान के अगर चरणों की हम बात करें तो सबसे पहला चरण है समस्या की पहचान करना यानी परिभाषित करना, उसके बाद डेटा को एकत्रित करना, उसके बाद संभावित समाधानों का निर्णय करना, फिर समाधानों का मूल्यांकन और परीक्षण करना, फिर निष्कर्ष पर पहुंचना। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का एक चरण है, ठीक है ना, समस्या समाधान विधि के चरण हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। सवाल ये है मेरे भाई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्र यानी मैप्स का उपयोग किसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखिए स्थानीय सोच और दिशा ज्ञान के विकास के लिए मेरे भाई मैप की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए भूगोल की कक्षाओं में मानचित्र का मुख्य उपयोग छात्रों में स्थानिक सोच, भौगोलिक दूरियों और दिशाओं के ज्ञान को ज्ञान को विकसित करना होता है, उसके समझ को विकसित करना होता है। मेरे भाई मानचित्र के अगर घटक की बात करें तो किसी भी मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, ठीक है ना, दिशा और प्रतीक, ठीक है ना। मानचित्र के अगर घटक की बात हम कर रहे हैं तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। साथियों मानचित्र के अगर प्रकार की बात करें तो उपयोग के आधार पर मानचित्र भौतिक मानचित्र होते हैं, राजनीतिक मानचित्र होते हैं, थीमेटिक मानचित्र होते हैं। भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप्स, राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप्स, ठीक है ना। थीमेटिक मानचित्र जैसे वर्षा, वन या जनसंख्या वितरण दर्शाने वाले को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी प्रश्न मेरे भाई आपके एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर धैर्यपूर्वक देखें और ध्यान रखें मेरे भाई, कोशिश करें कि वीडियो अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा देखें।
मेरे भाई ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, ये कंटेंट आपके लिए हमने तैयार किया है, ठीक है ना। तो मेरे मेहनत को ऐसे यूं मत जाने दीजिएगा, पढ़ करके सार्थक कर दीजिएगा, ठीक है। विकल्प बी है, वहां पे सी था, सी सॉरी, विकल्प बी नहीं सी था, तो आपका सी सही था। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि कक्षा में चर्चा विधि यानी डिस्कशन मेथड कब सबसे प्रभावी होता है? जब शिक्षक एकमात्र वक्ता होता है, या जब विषय विवादास्पद होता है और छात्रों के पास पूर्व ज्ञान होता है, जब छात्र अनुशासित नहीं होते और जब पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। मेरे भाई सही विकल्प हमें लगता है कि आप पहुंच गए होंगे, विकल्प बी सही है, यानी जब विषय विवादास्पद होता है और छात्रों के पास पूर्व ज्ञान होता है, तभी डिस्कशन मेथड यानी चर्चा विधि प्रभावी होता है। ध्यान रखिए मेरे भाई कि शिक्षण की एक लोकतांत्रिक विधि है चर्चा विधि, ठीक है ना। चर्चा विधि जो है ना, वो शिक्षण की एक लोकतांत्रिक विधि है। जब तक सबसे अधिक प्रभावी होती है, यह तब सबसे अधिक प्रभावी होती है जब पढ़ाए जाने वाले विषय के कई दृष्टिकोण या पहलू, जैसे पर्यावरण, नीति या सामाजिक मुद्दे, और छात्रों के पास उस विषय से संबंधित, जो कि हमें पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कुछ बुनियादी ज्ञान हमें पहले से हैं, तब यह सार्थक होता है, तब यह बहस सबसे अच्छा होता है। कौन सा? चर्चा विधि। लाभ इसका क्या है? बच्चे तार्किक तरीके से सोच सकते हैं, सुनने का कौशल विकसित होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र भ्रमण के बाद एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप सभी जानते हैं, आप जब भी सीटेट क्वालिफाई करके टीचर बनेंगे तो आप जानते हैं कि बच्चों को भ्रमण पे ले जाया जाता है, टूर होता है, टूर पे ले जाया जाता है बच्चों को, बस से, गाड़ी से, कहीं दूर दराज 50, 100, 150 किलोमीटर कहीं घुमाने, ऐतिहासिक स्थलों पे ले जाया जाता है। तो अगर आप एक टीचर हैं और आप जब बच्चों के फील्ड ट्रिप के बाद यानी क्षेत्र भ्रमण के बाद वापस स्कूल आते हैं, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करिएगा? बताइए, बताइए क्या करिएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना ही होगा। ध्यान रखिए, आप शिक्षक बनने वाले हैं, भावी शिक्षक हैं आप। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कक्षा में अनुभव पर चर्चा करना और सीखने को पाठ्यचर्या से जोड़ना। यानी आप इस बात पे चर्चा करेंगे, हमने क्या देखा, कैसे देखा, ये क्यों है, वो क्यों है, आप बताइए बच्चों। आपने तो अलग अलग बच्चों से चर्चा करना है एक साथ समूह में, और फिर उस पर पाठ्यचर्या को जोड़ना, ठीक है ना। ध्यान रखिए, इससे क्या होता है, पाठ्यपुस्तक के सैद्धांतिक ज्ञान से अधिगम अस्थायी हो जाते हैं। जब हम किताबों में पढ़ते हैं, बाहर देखते हैं, तो वह अस्थायी ज्ञान होते हैं। साथियों, अनुभवात्मक अधिगम, यह प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, और सामाजिक विज्ञान में यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि सामाजिक विज्ञान में प्रश्नोत्तरी यानी क्विज आयोजित करने का क्या लाभ है? बताइए। तो ध्यान रखिए, जब क्विज हम आयोजित करते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि को करते हैं, तो यह छात्रों के ज्ञान को तुरंत जांचता है और सीखने में प्रेरणा प्रदान करता है, प्रेरणा बढ़ाता है। विकल्प बी सही है, ठीक है ना। देखिए, प्रश्नोत्तरी क्विज यह एक त्वरित और रचनात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ध्यान रखिएगा, यह जो क्विज होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की समझ और स्मरण शक्ति की तुरंत जांच करना और खेल खेल में सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाना होता है। तनाव मुक्त मूल्यांकन यह होता है, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बहुविषयक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? बताइए, बहुविषयक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, एक विषय जैसे कि इतिहास या कोई भी अन्य विषय को दूसरे विषय जैसे भूगोल या नागरिक शास्त्र या कोई भी अन्य विषय के साथ जोड़कर पढ़ाना, यानी एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ के पढ़ाना ही बहुविषयक दृष्टिकोण है। जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी को संस्कृत के साथ जोड़ के पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल को राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र के साथ जोड़ के पढ़ा रहे हैं, इतिहास को भूगोल के साथ, भूगोल को आप नागरिक शास्त्र के साथ जोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो यह बहुविषयक दृष्टिकोण है। ध्यान रखिएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है मेरे भाई बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर की एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षक छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तक रटाने की बजाय स्थानीय ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दों पर करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग और क्षेत्र भ्रमण के अवसर को देते हैं। तो यह शिक्षण दृष्टिकोण किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। बताइए। देखिए मेरे भाई, यह विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी यह अनुभवात्मक और प्रगतिशील शिक्षा सिद्धांत का उदाहरण है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। मेरे भाई इसको ध्यान से समझिए। यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि ज्ञान केवल किताबी नहीं होता है, बल्कि व्यवहारिक और वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से सक्रिय रूप से सीखता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि कक्षा 7 का एक छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अपने शिक्षक या किसी महान स्वतंत्रता सेनानी के न्यायप्रिय और परोपकारी व्यवहार का बार बार सूक्ष्म अवलोकन करता है और धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में वैसी ही आदतें और मूल्यों को अपना लेता है, तो यह सीखने की प्रक्रिया किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को दर्शाती है, बताइए। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, यह प्रेक्षणात्मक अधिगम या मॉडलिंग विकल्प ए सही है। ठीक है ना। देखिए होता क्या है, ऑब्जर्वेशन बहुत मायने रखता है। जब हम किसी को देखते हैं, उन्हीं के जैसा बनने का धीरे धीरे प्रयास करते हैं, ठीक है ना, तो यह प्रेक्षणात्मक अधिगम या मॉडलिंग का उदाहरण है। साथियों, जब कोई विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण में मौजूद किसी आदर्श यानी मॉडल के व्यवहार को निरीक्षण करके उसकी नकल करता है और उसे अपने आचरण में ढालता है, तो उसे प्रेक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि किशोरावस्था, जो कि लगभग 12 से 18 वर्ष के आसपास है, किशोरावस्था से गुजर रहे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्र सामाजिक विज्ञान के विषयों के माध्यम से समाज में अपनी एक स्वतंत्र पहचान यानी आइडेंटिटी तलाशने और अपने मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यदि वे इसमें असमर्थ होते हैं तो वे भूमिका भ्रम का शिकार हो जाते हैं। यह स्थिति किस मनोवैज्ञानिक विकास के चरण से संबंधित है? तो ध्यान रखिए विकल्प बी सही है, यानी मनोसामाजिक विकास का किशोरावस्था का संकट। ठीक है ना। मनोसामाजिक विकास का किशोरावस्था का संकट इससे संबंधित है मेरे भाई। ध्यान रखिए, यह अवस्था व्यक्ति के जीवन में अपनी पहचान स्थापित करने और समाज में अपनी भूमिका को समझने में संघर्ष से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि सामाजिक विज्ञान की एक कक्षा में शिक्षक बच्चों को एक जटिल सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जैसे गरीबी, ग्रामीण गरीबी या जल संरक्षण की शुरुआत में कुछ आवश्यक संकेत, रूपरेखा और शुरुआती ढांचा प्रदान करता है। जैसे जैसे छात्र सर्वेक्षण करना सीख जाते हैं, शिक्षक वह सहायता धीरे धीरे कम कर देता है। शिक्षण की यह अस्थायी सहायता क्या कहलाती है? तो मेरे भाई अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। विकल्प ए सही है हमारा। जब किसी नए या कठिन कार्य को सीखने के दौरान शिक्षार्थी को अस्थायी निर्देशात्मक सहायता दी जाए और फिर दक्षता बढ़ने पर उसे धीरे धीरे हटा लिया जाए, तो इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मान लीजिए कि आप सीटेट आपके लिए नया है और फिर हमने आपको ये समझाया कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, सीटेट को क्वालिफाई कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, और फिर हमने आपको धीरे धीरे समझाना चालू किया। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे समझने लगे, बात को पकड़ने लगे, मैं धीरे धीरे समझाना कम कर दिया और फिर आप उसको और समझ के आगे बढ़ते गए। यह है स्कैफोल्डिंग, यानी हल्का सहायता देना और फिर उसको कम कर देना या बंद कर देना। ठीक है ना। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का। प्रश्न है मेरे भाई कि उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के सामने जब कोई सामाजिक विज्ञान शिक्षक एक नैतिक दुविधा रखता है, जैसे क्या किसी अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा जाना चाहिए यदि वह समाज के एक वर्ग के साथ भेदभाव करता है,
सवाल है शिक्षक का, बड़ा बेहतरीन है, नैतिक दुविधा का सवाल है कि क्या किसी अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा जाना चाहिए यदि वह समाज के एक वर्ग के साथ भेदभाव करता है। और छात्र यह उत्तर देते हैं कि कानून महत्वपूर्ण है लेकिन सार्वभौमिक मानवाधिकार और मानवीय न्याय उनसे भी ऊपर है। तो यह किस स्तर की नैतिक तार्किकता को दर्शाता है, बताइए। देखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी उत्तर पारंपरिक नैतिक स्तर को दर्शाता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की अवस्था को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जब व्यक्ति स्थापित कानून या सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर अपने अंतःकरण और न्याय और मानवीय मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है तो वह नैतिकता के सर्वोच्च शिखर पे होता है, नैतिकता के सर्वोच्च और उच्चतर पारंपरिक स्तर पर होता है। ध्यान रखिए। तो आज के आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट तो हैं ही हैं, ये आपके लिए विश्लेषणात्मक प्रश्न है, यानी एक प्रश्न से 10 प्रश्न, 60 प्रश्न से लगभग हमें लगता है कि आपने 600 प्रश्नों को सीखा होगा। मेरे भाई, अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमें अपना समर्थन, अपना सपोर्ट दीजिए, हमें बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। देखिए, आपके सपोर्ट और आपके प्यार के वजह से ही मोटिवेशन मिलता है कि हम मेहनत करके जब स्कूल से हम थके हारे आते हैं तो आपके लिए यहाँ मेहनत करते हैं। ये आपके मोटिवेशन, आपके प्यार का मोटिवेशन है और आप जो समर्थन देते हैं हमें, उसका मोटिवेशन है। ठीक है ना मेरे भाई, तो आप हम मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए क्लास में। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। चैनल आपको इसी तरह के टीचिंग एग्जाम से संबंधित जानकारी और क्लास चलते रहते हैं। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।